नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्र दमन तिवारी है और लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 इयर्स कोर्स LLB 5 इयर्स कोर्स के जो सेमेस्टर एग्जाम्स आपके हो रहे हैं उनके आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में 10th सेमेस्टर का जो पेपर है, अगला बैंकिंग लॉ के बाद का पेपर मिलिट्री लॉ का। और ये मिलिट्री लॉ के पेपर के एक बार सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। पहली यूनिट में इंट्रोडक्शन है आर्मी एक्ट का, और जो आर्मी एक्ट के डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं, जहाँ से आपके लिए एक बड़ा सवाल बनता है क्या है वो। कंटेंट कोड है, सब्जेक्शन और डेफिनीशन है, आर्मी एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस हैं। उसके बाद एक और जहाँ से आपके लिए बड़ा सवाल बनता है इंडक्शन को लेके, अपॉइंटमेंट को लेके, कमीशन को लेकर के, अपॉइंटमेंट्स, इनरोलमेंट और अटेस्टेशन है, कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं, सेवा की जो शर्तें हैं वहाँ से भी आपके लिए सवाल बनता है, और सर्विस प्रिविलेजेस क्या हैं, सेवा के दौरान मिलने वाले विशेषाधिकार क्या हैं आर्मी के लोगों को। दूसरी यूनिट से जो बड़ा सवाल बनता है पहली लाइन से ही, मिलिट्री ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है, सेक्शन 34 to 36, 46 to 52, 54 to 57, 63 और 64। यही इतनी चीज़ें आपको बारीकी से पढ़नी है जहाँ पे आपको मिलिट्री ऑफेंसेस मिल जाएंगे। सिविल ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है, सेक्शन 69 और 70, और सीआरपीसी का जो सेक्शन 475 है। अभी आप सीआरपीसी के सेक्शन 475 से ही पढ़ लीजिएगा, बीएनएसएस से मत ढूंढिएगा, वो ठीक है, अभी इतना चल जाएगा। अरेस्ट, सेक्शन 101 to 105, टाइप्स ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट के कौन कौन से प्रकार हैं, गिरफ्तारी के प्रकार कौन कौन से हैं। मिलिट्री ऑफ द आर्मी, पैरास 378, 391, 397 आपको पढ़ने होते हैं। आइडेंटिफिकेशन परेड, जहाँ से मुझे लगता है एक बड़ा सवाल पिछली बार आ भी चुका है। लॉ ऑफ एविडेंस में भी आप आइडेंटिफिकेशन परेड यहाँ पे पढ़ते होंगे, अभी साक्ष्य अधिनियम में वो चीज़ होगी। तीसरी यूनिट में इन्वेस्टिगेशन और प्री ट्रायल प्रोसीजर को लेकर चीज़ें हैं। राइट्स ऑफ एन अक्यूज टू प्रिपेयर है, डिफेंस है, कोर्ट मार्शल है, समरी ट्रायल है, समरी कोर्ट मार्शल है, जिसमें आपको आर्मी एक्ट का सेक्शन 80 और 83 to 88 पढ़ना होता है। आर्मी रूल 26 पढ़ने होता है। रेगुलेशन फॉर द आर्मी, जिसमें आप पैरा पढ़ते हैं 441 से 444 तक। कन्फर्मेशन, रिवीजन, एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस, पार्डन, रेमिशन एंड सस्पेंशन है। और चौथी यूनिट में लॉ ऑफ वॉर है, रिट जुरिसडिक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। अब अगर इस सिलेबस को आप खूब ध्यान से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें लगेगा कुछ सीआरपीसी में जैसे आपने अरेस्ट पढ़ा, एविडेंस में जैसे आपने आइडेंटिफिकेशन परेड पढ़ा, लॉ ऑफ रिट की बात, लॉ ऑफ वॉर की बात करें तो इंटरनेशनल लॉ में हम लोग लॉ ऑफ वॉर पढ़ते हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पढ़ते हैं, जिनेवा कन्वेंशन पढ़ते हैं, जीनोसाइड कन्वेंशन पढ़ते हैं, टोक्यो ट्रायल है, न्यूरमबर्ग ट्रायल है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ से जो चीज़ें मिलनी है वो मिलिट्री पर बेस्ड चीज़ें हैं, मिलिट्री पर ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी कुछ कुछ नियम, कुछ कुछ प्रावधान आपको सुने सुने से, पढ़े पढ़े से लगेंगे। हम लोग अगर सवालों की बात करें जहाँ से आपके लिए सवाल बनता है, बड़ा सवाल बनता है, तो एक तो आपको आर्मी एक्ट की जो आर्मी एक्ट का जो डेफिनेशन क्लॉज है, जैसे पिछली बार आपसे पूछा गया था कि एक्सप्लेन हु आर द पर्सन सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट, कौन कौन से जो आर्मी एक्ट से कौन कौन से लोग गवर्न होते हैं। तो आर्मी एक्ट किन के ऊपर अप्लाई होता है, उसका जो एक्सटेंट है, उसका जो ऑपरेशन है, और जो आर्मी एक्ट के एसेंशियल सैलिएंट फीचर्स कहेंगे, सैलिएंट फीचर्स आप उसको देख लीजिएगा कि उसके जो डिस्टिंग्विश फीचर लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, आर्मी एक्ट के जो डिस्टिंग्विश फीचर है वो क्या क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, उसकी जो डेफिनीशन है वो। उसके बाद जो दूसरा सवाल आपके लिए बनता है कि जो जैसे पिछली बार सवाल आया है कि हम लोग बहुत कंफ्यूज भी करते हैं कि मार्शल लॉ और मिलिट्री लॉ में क्या अंतर है। सवाल था कि वेदर मार्शल लॉ एंड मिलिट्री लॉ आइदर एस्पेक्ट्स ऑफ सेम कॉइन और इट डिफर फ्रॉम ईच अदर, व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में और जो उसमें क्या ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, मार्शल लॉ और मिलिट्री लॉ के एक सिक्के के दो पहलू हैं, और क्या इसके जो कंसिक्वेंस है, मार्शल लॉ लगने के कंसिक्वेंस क्या है वो पढ़ लीजिएगा, ये पिछली बार आया था सॉरी। तो सवालों की अगर हम बात करें तो आपको एक सवाल आपको डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द आर्मी एक्ट से पढ़ना ही पढ़ना है, जहाँ पे आपको जो कोर्ट के बारे में है, कोर्ट के एक्सटेंट, कोर्ट के ऑपरेशन किन के ऊपर लागू होता है, कहाँ नहीं लागू होता है, किस स्थिति में लागू हो जाता है, स्वतः लागू होता है क्या, ये देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ इसकी जो सर्विस से रिलेटेड है, कैसे इनका अपॉइंटमेंट होता है, कैसे इनका कमीशन होता है, और इनके जो सेवा की शर्तें हैं, कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या क्या हैं, और इनके सर्विस के दौरान इनको क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं। एक सवाल इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति आर्मी की सर्विस में है, सेवा में है, तो उसके पास क्या विशेषाधिकार है। और एक सामान्य सी चीज़ है, आप कभी इस चीज़ को गौर करिएगा, और कभी कभी अखबारों में लिखा भी मिलता है, आर्मी में और जो हम लोग की जो लोकल पुलिस है उसमें एक टसल सा भी होता है। तो उनके कुछ विशेष आर्मी के कुछ विशेषाधिकार हैं, कुछ पुलिस के विशेषाधिकार हैं। मुझे अचानक ये बात याद आ गई, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो क्योंकि पुलिस के भी कुछ विशेषाधिकार हैं, तो वैसे ही आर्मी के पास भी कई सारे विशेषाधिकार हैं। कौन से हैं देख लीजिएगा, जिस समय वो सर्विस में है उसके दौरान।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ऑफेंसेस के बाद ऑफेंसेस वाली बात है, यहाँ से आपके लिए एक बड़ा सवाल बनता है। तो ऑफेंसेस को कायदे से पढ़ लीजिएगा, ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है। ऑफेंसेस को पहले तो डिफाइन कर लीजिएगा। आप सीआरपीसी में ऑफेंसेस का मतलब पढ़ करके आए हैं, शायद आईपीसी में भी पढ़ करके आए हैं। यहाँ पे ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है, कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिसमें डेथ सेंटेंस दी जा सकती है, और कौन कौन से जो सिविल कौन कौन से इनके द्वारा किए जाने वाले सिविल ऑफेंसेज हैं, उसको भी पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल सेक्शन सीधे सीधे दिए हुए हैं। 69 70 है, सीआरपीसी का सेक्शन 475 है, और यहाँ पे आर्मी एक्ट के 34 से 34 35 36 है, 46 से 52 है, 54 से 57 है, 63 से 64 है। प्रयास करिएगा कि 5 से 6 सेक्शन आप कम से कम लिख दें अगर आपके सामने सवाल आता है तो। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक यूनिट 2 में जरूरी है आपके लिए, वो अरेस्ट का टॉपिक है। अरेस्ट का जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से अरेस्ट का प्रोसीजर आपने सीआरपीसी में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर उसमें कुछ अंतर है क्या, या कुछ उसमें कुछ अन्य चीज़ें जुड़ती हैं, नई चीज़ जुड़ती हैं, क्या जुड़ती हैं उसको आप देख लीजिएगा। और जो राइट्स ऑफ अक्यूज्ड वाली बात है, राइट्स ऑफ अक्यूज्ड है वो पिछली बार चूँकि आ चुका है, तो राइट्स ऑफ अक्यूज्ड आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। तो राइट्स ऑफ अक्यूज्ड के बजाय आप पढ़ने का प्रयास करिएगा कि इनकी जो अरेस्ट का रेगुलेशंस क्या क्या है, इनकी गिरफ्तारी के जो रेगुलेशंस है वो क्या क्या है। और उसके बाद हम लोग तीसरी मिनट में अगर देखें तो जरूरी सवाल आपके लिए, जो समरी ट्रायल का मतलब क्या होता है। समरी ट्रायल आपने पढ़ा हुआ है, समन ट्रायल आपने पढ़ा हुआ है, और वारंट ट्रायल आपने पढ़ा हुआ है, ये सब आप सीआरपीसी में पढ़ करके आए हैं। तो यहाँ के प्रावधानों के लिए समरी ट्रायल का मतलब क्या होता है, समरी कोर्ट मार्शल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको आर्मी एक्ट में सेक्शन 80, 83 और 88 से 88 तक, 83 से 88 तक पढ़ना होता है, उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है कि जो इनके विचारणा के पहले, ट्रायल के पहले मीन्स प्री ट्रायल जो प्रोसीजर है वो क्या है, और इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से होता है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन भी आप पढ़ करके आए हैं। वहाँ पे आपने पढ़ा कि इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट करेगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट करेगा, और इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस के लोग करते हैं टू कलेक्ट द एविडेंस। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है, उसकी प्रोग्रेस कैसे होती है, उसका प्रोसीजर क्या है, कौन लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको देख लीजिएगा। फिर हम लोगों ने समरी ट्रायल की बात की, समरी कोर्ट मार्शल की बात की। सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पर सीआरपीसी की तरह जैसे वहाँ पर भी है कि सज़ा का दंडादेश का लघुकरण करना, उसको सस्पेंड करना, तो वैसे ही यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो सेंटेंसेस का एग्जीक्यूशन है, या पार्डन है, क्षमा है, या रिमिशन है, या सस्पेंशन है, उसका लघुकरण है या उसको निरस्तीकरण है, वो किस प्रकार से होता है, क्या होता है, और कौन अधिकारी कर सकता है, किस प्रकार के ऑफेंसेस में हो सकता है, किस प्रकार के ऑफेंसेस में हो सकता है, किस प्रकार के ऑफेंसेस में नहीं होता है। चौथी यूनिट में लॉ ऑफ वार का डेवलपमेंट कैसे हुआ, रिट जुरिडिक्शन भी पढ़ लीजिएगा। लॉ ऑफ वार के डेवलपमेंट में थोड़ी सी चीज़ें आपको इंटरनेशनल लॉ से हो सकता है मदद मिल जाए कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर थी, तो उसको देख लीजिएगा। जज एडवोकेट का मतलब क्या होता है, जज एडवोकेट की जो पावर्स हैं, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, वो शॉर्ट नोट्स के लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या होता है। और वॉर वाली जो बात है, वॉर चूँकि पिछली बार आया भी है, तो वॉर को लेकर के थोड़ा सा मुझे लगता है कि वॉर के बजाय आप जो रिजुडिक्शन है और जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, जो उसका प्रशासकीय कार्य है, एक्शन है, उसको देख लीजिएगा। क्योंकि लॉ ऑफ वॉर पिछली बार आ चुका है। पिछली बार सवाल पूछा गया था कि लॉ ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है, व्हेन द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द वॉर डिस्कस इन डिटेल, व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट ऑफ। युद्ध के विभिन्न प्रभाव क्या है, विस्तार से चर्चा कीजिए। इस प्रकार का सवाल से पिछली बार पूछा जा चुका है। कोर्ट मार्शल पिछली बार आ चुका है। जनरल कोर्ट मार्शल में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल में क्या अंतर है, इसको भी देख लीजिएगा शॉर्ट नोट के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं शॉर्ट नोट के लिए। आइडेंटिफिकेशन परेड को शॉर्ट नोट के लिए पढ़ सकते हैं चाहे तो। बाकी आप प्रयास करिएगा कि थोड़ा सा जैसे टू द पॉइंट इसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप धाराओं को थोड़ा पढ़ करके आएँ। जिस समय आप समरी कोर्ट मार्शल के बारे में पढ़ रहे हैं, उस समय आप आर्मी एक्ट का सेक्शन 80, 83, 88, 83 से 88 कम से कम 4-5 सेक्शन पढ़ करके जरूर आइए। सिविल ऑफेंसेस को आप पढ़ रहे हैं तो उसको देख लीजिएगा। मिलिट्री ऑफेंसेस में थोड़े से ज़्यादा सेक्शन है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि उतना बिल्कुल हो चेक नहीं किया जाता है। आप 4-5 सेक्शन अगर आप पढ़ करके लिख करके आ रहे हैं, पढ़ करके तो आप 10 आ रहे होंगे, लिख करके आ रहे हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 डिग्री कोर्स के 10वें सेमेस्टर के लोगों को, जो हमारे साथ पहले दिन से अभी तक जुड़े रहे। और ये थोड़ा सा भावुक होने जैसा भी समय रहेगा आपके लिए, क्योंकि कल आपका जो लिखित परीक्षाओं का आखिरी पेपर है, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वायबा हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए। आप एलएलएम करना चाहते हैं तो भी मैं कुछ प्रयास करता रहता हूँ एलएलएम के इंटरव्यूज़ करने के और एलएलएम के एंट्रेंस की जानकारी देने के लिए, तो उसके लिए जुड़े रहिएगा। और बस यही कहूँगा कि जहाँ पर रहिए वहाँ पर अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, विश्वविद्यालय का नाम रोशन कीजिए। और जिस भी प्रकार से हम लोग से
जुड़ सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ करके रहेंगे और जो सहयोग एक दूसरे का कर सकते हैं वो करेंगे। खूब ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोग बहुत ही यशस्वी विश्वविद्यालय के, यशस्वी संकाय के छात्र रहे हैं, यशस्वी महाविद्यालयों के छात्र रहे हैं। तो अपना जो ओज है, अपना जो तेज है, उसको बरकरार रखिएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए। धन्यवाद, प्रणाम, जुड़े रहिएगा।